हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कालों के काल महाकाल आपकी हमेशा रक्षा करें, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। वैसे पता है, आज सुबह से आप सभी भगवान की भक्ति में अर्थात महादेव की भक्ति में लीन हैं। देखा हमने कि आज कोई भी क्लास नहीं ले रहा है, लेकिन आपको पता ही है कि हमारे एग्ज़ाम नज़दीक हैं, हमें छुट्टियाँ नहीं करनी है। तो अभी तक तो आपने पूजा पाठ कर लिया होगा, अब थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है और हमें अपने पूरे के पूरे ब्रांचेस को ख़त्म करना है, तो छुट्टियाँ करना हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। बाकी आपको पता है कि तबीयत है कभी ख़राब हो जाती है, कभी कुछ ज़रूरी काम आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्लासेस ऑफ करनी पड़ जाती हैं, बट कोशिश यही रहती है कि आपकी क्लास मिस ना होने पाए, ठीक? चलिए, तो एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। चलिए, हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। जैसा कि आपको पता ही है कि हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्सटाइल को। टेक्सटाइल में इससे पहले हमारी 17 नंबर की क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने क्लासेस नहीं ली हैं, प्रैक्टिस सेशन नहीं देखा है, तो एक बार जाकर ज़रूर देखें, आपका पूरा का पूरा टेक्सटाइल रिवाइज़ हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपकी थियरी की क्लासेस हैं, उन्हें भी ज़रूर लें। आज का जो आपका टॉपिक है, उसमें हम देखने वाले हैं भारत के परंपरागत वस्त्रों के बारे में। वैसे कोशिश हमारी ये थी कि आज की क्लास में पूरे के पूरे टॉपिक को कवर अप कर लिया जाए, बट कुछ क्वेश्चन फिर भी आपके रह गए हैं, तो हम उनको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे। जो क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे उसको कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप उन क्वेश्चनों को एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देते हैं, तो वो आपके दिमाग में भी छप जाते हैं। ठीक? तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, आप उसे अपने नोटबुक में नोट डाउन ज़रूर करेंगे और बाद में उसको रिवाइज़ भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पीतांबर वस्त्र का निर्माण होता है। जो पीतांबर वस्त्र है, इसका निर्माण कहाँ होता है? क्या हैदराबाद में होता है? राजस्थान के जयपुर में होता है? गुजरात के कच्छ में होता है या फिर उत्तर प्रदेश के बनारस में होता है? तो अगर आपने परंपरागत वस्त्रों वाली क्लास देखी होगी, तो आपको पता होगा कि जो पीतांबर का निर्माण किया जाता है, पीतांबर वस्त्र का निर्माण होता है, वो आपके हैदराबाद में होता है। जब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो बांधनी प्रसिद्ध है, गुजरात का पटोला है, उत्तर प्रदेश की अगर बनारस की बात की जाएगी, तो वहाँ पर ब्रोकेड आपका प्रसिद्ध है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कलमदार वस्त्र। कलमदार वस्त्र क्या है? क्या बांधनी कला का पुरातन रूप है? क्या बाटिक कला का पुरातन रूप है? या दोनों का ही पुरातन रूप है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम कलमदार वस्त्र की बात करते हैं, तो ये आपके बाटिक कला का पुरातन रूप है। कौन? कलमदार वस्त्र। ठीक? कहीं न कहीं नोट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कश्मीर का पश्मीना शॉल निर्मित किया जाता है। ये जो कश्मीर में पश्मीना शॉल बनाया जाता है, बड़ा साधारण सा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्मीना शॉल का संबंध है कहाँ से? तो हम बताते हैं कश्मीर से। अब ये किस रेशे से बनाया जाता है? क्या आप इसे सूती रेशे से बनाते हैं? क्या आप इसे ऊनी रेशे से बनाते हैं? रेशमी रेशों से बनाते हैं या फिर आप रेयॉन के रेशों से बनाते हैं? तो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे कश्मीर का पश्मीना शॉल है, ये आप ऊनी रेशों से बनाते हैं और आपको पता होना चाहिए कि ये एक महँगा शॉल होता है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये जो कश्मीर में पश्मीना शॉल बनाया जा रहा है, ये किस जानवर से बनाया जा रहा है या उस जानवर का नाम क्या है जिससे हम पश्मीना शॉल को बनाते हैं? हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हिमरस। हिमरस
आम रस वस्त्रों का निर्माण होता है कहाँ पर? औरंगाबाद में होता है, अहमदाबाद में होता है, कोलकाता में होता है या फिर बनारस में होता है। तो जब हम बात करते हैं हिमरस और आमरस की, आपने पढ़ा होगा कि बनारस का जो ब्रोकेड है, आपने वहाँ पर ये नाम सुना था। हालाँकि ये क्वेश्चन अभी आपको आगे भी मिलेगा, लेकिन अभी हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हिमरस है और जो आमरस है, हिमरस और आमरस का जो निर्माण होता है, ये आपने देखा था औरंगाबाद में होता है, ठीक? आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्वेश्चन अभी आपको आगे और मिलेगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चंदेरी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, कहाँ की? बिहार की हैं, बंगाल की हैं, मध्य प्रदेश की हैं या फिर महाराष्ट्र की हैं? चंदेरी की साड़ी, ये जो आपकी चंदेरी की साड़ी है, ये कहाँ पर बनाई जाती है? तो ये आपके बनाया जाता है मध्य प्रदेश में। और आपको पता है कि अगर हम बिहार की बात करेंगे, तो बिहार में क्या प्रसिद्ध है? मधुबनी पेंटिंग जो है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हम बताते हैं कि मधुबनी पेंटिंग का संबंध हमारे बिहार से है। जब हम बात करते हैं बंगाल की, तो नाम आता है कांथा। बंगाल के कांथा में कई चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे और कांथा, लेप कांथा, सुजनी, दुर्जनी। आपने ये सारे नाम कहाँ पर सुने थे? तो बंगाल की जो कांथा है, इसी में आपने ये सारे नाम सुने थे। जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में आपको पूछा जाता है वर्ली आर्ट का संबंध किससे है? तो वो आपके महाराष्ट्र से होता है, ठीक? और महाराष्ट्र में ही जो महाराष्ट्रीयन महिलाएँ हैं, वो 9 मीटर की साड़ी का इस्तेमाल करती हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पटोला वस्त्रों में फूलों के गुच्छे वाले नमूने कहे जाते हैं। पटोला, सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि ये सारे नमूने कहाँ के हैं? पटोला के ही हैं। अब उसमें अलग-अलग फूल बनाए जाते हैं और उनका अलग-अलग नाम होता है। तो जब हम पटोला वस्त्र में फूलों के गुच्छों की बात करते हैं, तो क्या उसे हम नारी कुंज कहेंगे? क्या उसे हम बाघ कुंज कहेंगे? या फिर हम उसे फुलवारी कहेंगे या फिर उपरोक्त सभी? तो कल भी आपने एक नाम सुना था। क्या नाम सुना था? तोरेदार शायद आपने सुना था या कौन-सा क्वेश्चन किया था? अगर आपको याद आ रहा है तो बताइएगा, जिसमें हम बड़े-बड़े फूलों के गुच्छे का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक? तो जब हम फूलों के गुच्छों की बात करते हैं, तो ये आपका इसे हम फुलवारी के नाम से जानते हैं। किसे? फुलवारी के नाम से जानते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, नारी कुंज, बाघ कुंज, फुलवारी, जतार और तोरेदार, ये सारे के सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फुलकारी का संबंध है बिहार से, गुजरात से, पंजाब से या फिर बंगाल से? तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, क्या? फुलकारी। फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की है। अगर आपने फुलकारी पढ़ा है, फुलकारी जो है आपका, ये किसका संशोधित रूप है? गुलकारी का है। फुलकारी में आपके कई चीज़ें आती हैं, जैसे आपने देखा था तिलपात्रा, सोभ, चोभ देखा था आपने, चोप देखा था, सूभर देखा था, तिलपात्रा देखा था, मतलब कई चीज़ें आपने सुना था, जो कि अलग-अलग समय पर अलग-अलग लोगों को दिया जा रहा था, ठीक? तो सबसे पहले फुलकारी का संबंध किससे है? पंजाब से है। बाकी ये चारों अब हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, फुलकारी किसका संशोधित रूप है? चिकनकारी का, गुलकारी का, हिमकारी का, फुलवारी का? तो अभी हमने आपको इससे पहले वाले ही क्वेश्चन में बता दिया कि जो आपका फुलकारी है, फुलकारी किसका संशोधित रूप है? तो गुलकारी का ही संशोधित रूप आपका फुलकारी होता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। ये जो आप क्या पढ़ते हैं, जो आप फुलकारी पढ़ते हैं, तो ये फुलकारी से आपको 3-4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि चोप कहाँ का है, सूभर कहाँ का है, तिलपात्रा का कहाँ है, तो आप आसानी से बता पाएँगे कि ये फुलकारी में बनाए जाने वाले नमूने होते हैं, अलग-अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है?
चोप, जो कि नानी अपनी नतनी को देती है। मतलब जो पंजाब की फुलकारी है, उसमें आपका एक चोप होता है, जो कि जो नानी है, वो अपनी नतनी को विवाह के उत्सव पर देती है या विवाह के समय पर देती है। ये एक प्रकार का दुपट्टा होता है। उसके चारों कोनों पर किस रंग का बूटा लगा होता है? मतलब ये जो चोप है, ये नानी अपनी नतनी को देती है और ये एक प्रकार का दुपट्टा होता है और इस दुपट्टे में चारों कोने पर 4 मतलब 1-1 बूटे लगे होते हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो बूटा लगाया गया है 4, ये किस रंग का होता है? काला होता है, पीला होता है, लाल होता है या फिर नारंगी होता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हमने अभी-अभी आपको बताया कि विवाह के समय पर या विवाह का जो उत्सव होता है, उस समय पर नानी अपनी नतनी को देती है। तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि ये लाल ही हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। जो उसमें आपके गोटे लगे होते हैं, वो काले रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? तो काले रंग के होते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नानी अपनी नतनी को चोप देती है जो कि होता है जैसे अभी हमने जो बूटे की बात की तो बूटा जो था वो बूटा आपका काले रंग का था कैसा था काले रंग का था लेकिन अब आपको ये बताना है कि ये जो कपड़ा है बूटा तो भले ही काले रंग का है, लेकिन कपड़ा किस रंग का है ये पूछा जा रहा है। तो क्या ये लाल रंग का है, काले रंग का है, पीले रंग का है या फिर सफेद रंग का है? तो आप यहाँ पर तुक्का लगा सकते हैं कि अगर शादी विवाह में दिया जा रहा है तो कपड़ा कैसा होगा? लाल होगा। तो ध्यान रखेंगे जो नानी के द्वारा चोप अपनी नतनी को दिया जाता है, वो लाल रंग का कपड़ा होता है और उसमें काले बूटे होते हैं। चारों कोनों पर आपके 4 बूटे लगे होते हैं जो कि काले रंग के होते हैं। तो इसको नानी अपनी नतनी को देती है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नाम यहाँ पर तीनों आप जो देख रहे हैं, चोप है, शुभर है, तिलपात्रा है। ये तीनों के तीनों आपके हैं कहाँ के? पंजाब के ही हैं, फुलकारी के ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो माँ के द्वारा बेटी को दिया जा रहा है, इससे पहले जो चोप की बात की थी आपने, वो नानी के द्वारा नतनी को दिया जा रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर माँ के द्वारा बेटी को दिया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम शूभर कहते हैं। क्या बोलते हैं? शूभर कहते हैं। आपको यहाँ पे 2 चीज़ें समझ में आ गई हैं और तिलपात्रा की बात हम आगे कर लेंगे, जो कि गृहस्वामी के द्वारा दिया जाता है अपने नौकरों को। नीलक, ये जो नीलक है, इसका संबंध भी आपके फुलकारी से ही है। अगर आपने फुलकारी की क्लास ली होगी, तो आपने ये सारे नाम वहाँ पर सुने होंगे, चाहे चोप हो, चाहे सूभर हो, तिलपात्रा हो, नीलक हो, ये सारे नाम आपने सुन रखे हैं। तो जो नीलक है, नीलक में नीले रंग के कपड़े पर किस रंग से कढ़ाई की जाती है? नीलक में कपड़ा आपका नीला होता है, लेकिन जो उस पर कढ़ाई की जाती है, वो किस रंग की होगी? नीले ही रंग की होगी, पीला रंग का होगा, लाल रंग का होगा या फिर हरा रंग का होगा? तो ये रंग थोड़े-से आपको ध्यान रखने हैं। नीलक पर नीले रंग के कपड़े में पीले रंग के धागे से कढ़ाई की जाती है। किस रंग से? नीले पे पीला, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 छोबे, ये नाम भी आपने फुलकारी में ही सुना था। जो छोबे है, छोबे में पीले रंग के कपड़े पर किस रंग से कढ़ाई की जाती है? लाल, पीली, नीली, सफ़ेद। छोबा भी जो छोबे है आपका, ये पीला कपड़ा होता है। अब इस पीले कपड़े पर किस रंग के धागे से हम कढ़ाई करते हैं? तो आपको पता है कि अभी जो आपने नीलक देखा, नीले पे हम पीले से कढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जब हम बात करते हैं छोबे की, तो छोबे में हम पीले रंग के कपड़े पर लाल रंग के धागे से कढ़ाई का काम करते हैं। ठीक? उम्मीद है कि ये लाल, नीला, पीला, काला आपको समझ में आ रहा होगा। खिचड़ी नहीं बनाएँगे आप। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तो आप इसे खिचड़ी नहीं बनाएँगे, ऐसा हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
तिलपात्रा। नानी द्वारा नतनी को दिया जाता है, माँ द्वारा बेटी को दिया जाता है, या फिर गृह स्वामी द्वारा नौकरों को दिया जाता है, या फिर सभी। तो अभी अभी आपने देखा कि नानी के द्वारा जो दिया जा रहा था उसे हम चोप कहते हैं। माँ के द्वारा जो बेटी को दिया जा रहा है वो आपका शुभर है, लेकिन जो गृह स्वामी के द्वारा नौकरों को दिया जा रहा है उसी को हम तिलपात्रा के नाम से जानते हैं। ठीक, नाम थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चिकनकारी में नमूने बनाए जाते हैं चावल के दाने के, गेहूं के दाने के, मोर, हंस, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे जब हम बात करते हैं चिकनकारी की, तो चिकनकारी में गृह से संबंधित नमूने भी बनाए जाते हैं। जैसे चावल के दाने के नमूने बनाते हैं, गेहूं के बाल बनाते हैं, जो ये ऐसे आपका, अरे वो आपने बॉर्नवीटा में देखा होगा ना, ये तो पता नहीं क्या बन गया, आपने देखा होगा गेहूं का बाल कैसे बनाया जाता है। तो चिकनकारी में हम इन सब नमूनों का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ मोर, हंस हो गए, इनका भी इस्तेमाल हम कर लेते हैं, इनके भी नमूने बना लेते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चिकनकारी में उपयोग होने वाला चपटा टांका है। चिकनकारी में आपने 3 प्रकार के टांके देखे थे, जैसे एक आपका चपटा था, एक आपका उभरा था, एक जालीदार था। ठीक, तो आपको बताना है कि जब हम चिकनकारी में चपटे टाँके का उपयोग करते हैं, तो इनमें से कौन-सा नहीं है जो कि आपका चपटा टाँका हो? बखिया नहीं है, कटाव नहीं है, फंदा नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका चपटा टाँका है, चपटे टाँके में आपका क्या आता है? बखिया आता है। बखिया के साथ-साथ कटाव आता है। ये 2 आपके आते हैं किसमें? चपटे टाँके में, जबकि फंदा आपका चपटे टाँके के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चिकनकारी में उपयोग किया जाने वाला उभरा टाँका नहीं है। अर्थात जब हम बात करते हैं उभरे टाँके की, तो 3 टाँके आते हैं। जैसे जो चपटा टाँका था उसमें आपने 2 की बात की थी। जब उभरे टाँके की बात आती है तो हम 3 टाँकों की बात करते हैं। तो क्या मुर्री नहीं है, फंदा नहीं है, भरावन नहीं है, सॉरी 2 ही इसमें भी होता है, 3 नहीं होता है, 2 ही होता है। तो 2 इसमें होता है, 2 इसमें। तो भरावन होता है, कटाव होता है। तो जब हम बात करते हैं कि जो उभरा टाँका नहीं है, वो आपका क्या नहीं है, वो आपका ये कटाव नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि बखिया और कटाव, ये दोनों के दोनों आपके ये चपटे टाँके हैं। जब हम बात करते हैं कि उभरे टाँके की, तो उसमें आपका मुर्री और फंदा आता है, और इसी मुर्री को हम भरावन के नाम से जानते हैं। अर्थात 2 प्रकार के टाँके उभरे टाँकों में लगाए जाते हैं। एक है आपका मुर्री, दूसरा है आपका फंदा। अब इसी मुर्री को हम क्या कहते हैं? इसी मुर्री को हम भरावन के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चिकनकारी में किस रंग के धागे का उपयोग किया जाता है? जो आपका चिकनकारी है, कहाँ की है? लखनऊ की। लखनऊ नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश होगा। अब ये जो लखनऊ की चिकनकारी है, इसमें किस रंग के धागे का इस्तेमाल किया जाता है कढ़ाई करने के लिए? काला, नीला, पीला, सफ़ेद। आपने चिकनकारी देखा होगा, कैसा होता है? तो जो आपका एक वास्तविक चिकनकारी होगा, वो कैसा होगा? सफ़ेद रंग के कपड़े पर सफ़ेद रंग के धागे से कढ़ाई की होती है। हालाँकि अब तो आपको अलग-अलग रंग के भी मिलते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो चिकनकारी होता है, वो सफ़ेद रंग के वस्त्र पर सफ़ेद रंग के धागे से कढ़ाई की जाती है उस पर, ठीक? और इस तरह के कपड़े आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चिकनकारी में इस्तेमाल होने वाला जो धागा है, वो किसका होता है? जैसे हमने आपको ये तो बता दिया कि हमारा कपड़ा सफ़ेद होगा, हमारा धागा भी सफ़ेद होगा। सफ़ेद रंग के कपड़े पर सफ़ेद रंग के धागे से हम कढ़ाई करते हैं। लेकिन जब बात होगी किस धागे से, क्या ऊनी धागे से कढ़ाई करते हैं, रेशमी धागे से कढ़ाई करते हैं, सूती से, या फिर उपरोक्त सभी से? तो इसमें
इस्तेमाल होने वाला जो हमारा धागा होता है, वो आपका रेशमी धागा होता है। मतलब हम रेशमी धागे का इस्तेमाल करते हैं चिकनकारी को बनाने के लिए, ठीक? या चिकनकारी में जो आप कढ़ाई करते हैं, उसके लिए हम रेशमी धागे का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चिकनकारी में किस कपड़े का इस्तेमाल होता है? जैसे अब अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो आप इसमें तुरंत आंसर कर पाएँगे। क्या? क्या लाल मलमल का कपड़ा होता है? पीला मलमल का कपड़ा होता है? सफ़ेद मलमल का कपड़ा होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हम चिकनकारी की बात करते हैं तो अभी-अभी हमने आपको बताया था कि सफ़ेद रंग के कपड़े पर सफ़ेद रंग के धागे से हम क्या करते हैं? कढ़ाई करते हैं। धागा किसका होता है? रेशमी होता है। कपड़ा हमारा कौन-सा है? सफ़ेद मलमल का कपड़ा होता है, जिस पर हम चिकनकारी की कढ़ाई करते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कितने क्वेश्चन बना दिए मैंने चिकनकारी से? कोई बात नहीं, देख लेते हैं। चिकनकारी को और किस नाम से जाना जाता है? क्या इसे हम शैडो वर्क कहते हैं? व्हाइट एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं? दोनों बोलते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी लखनऊ की चिकनकारी है, उसे हम इन दोनों नामों से जानते हैं। चाहे आप उसे शैडो वर्क कहें या फिर आप उसे व्हाइट एम्ब्रॉयडरी बोलें, हम ये चिकनकारी के ही 2 नाम हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। कश्मीरी शॉल में कढ़ाई का काम करने के कश्मीरी शॉल में कढ़ाई का काम किसने शुरू किया? क्या क्रॉम्पटन ने शुरू किया? अली बाबा ने शुरू किया? आर्कराइट ने शुरू किया या फिर इनमें से कोई नहीं? अच्छा, यहाँ तो हम बात कर लेंगे जो हमारा कश्मीरी शॉल है, उसमें जो हमने कढ़ाई का काम देखा था, वो शुरू किया था आपके अली बाबा ने। क्या आप हमें बताएँगे कि ये जो आपके सामने 2 नाम और हैं, कौन-कौन? क्रॉम्पटन और आर्कराइट। इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? जब आपने टेक्सटाइल में ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, तो आपने तीसरी या फिर चौथी क्लास में ये नाम सुना था। और अगर आपने थियरी की क्लास ली होगी, तो उसमें भी आपने 5वीं 6वीं में नाम ये ज़रूर सुना होगा। तो आप हमें बताइए कि ये जो क्रॉम्पटन महोदय हैं और ये जो आर्कराइट महाशय हैं, इन दोनों ने क्या ऐसा काम किया था, जो ये हमारे सामने आज बैठे हैं? हम चलते हैं हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आपको बताना है, पश्मीना हो गया, दोशाला हो गया, कशाबा हो गया, इन सब का संबंध कहाँ से है? क्या उत्तर प्रदेश से है, कश्मीर से है, बिहार से है या फिर पंजाब से है? अगर आपको एक भी नाम आ रहा था, जैसे कि हमारे सामने है पश्मीना, तो आपको पता है कि पश्मीना का संबंध कहाँ से है? कश्मीर से है। तो आप साथ ही साथ इन दोनों का नाम भी ध्यान रखेंगे। क्या? पश्मीना, दोशाला, कसाबा, इन सब की जब बात की जाएगी तो इनका संबंध किससे है? कश्मीर से है। कहाँ से है? कश्मीर से है हमारे, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अभी-अभी हमने आपसे इस क्वेश्चन को पूछा था। उम्मीद है कि अभी तक तो आपने बता ही दिया होगा। पूछ रहा है, पश्मीना शॉल किस बकरी से बनाया जाता है? मेरिनो से, कपरा हरकत से, अंगोरा से, या अंगोला नहीं है, अंगोरा है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं कपरा हरकस की, अर्थात पश्मीना शॉल जो है हमारा, वो कपरा हरकस नामक एक बकरी है, उससे हम प्राप्त करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये जो अंगोरा एक बकरी है, एक जो अंगोरा आपका खरगोश है, अंगोरा बकरी से आपको क्या प्राप्त होता है? या जो अंगोरा बकरी से आपको बाल प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? और जो अंगोरा खरगोश है, उससे प्राप्त होने वाले बाल को हम क्या कहते हैं? साथ ही साथ ये जो मेरिनो है, ये मेरिनो आपका किस श्रेणी का होता है? मतलब जैसे हमने क्या किया था, ऊन को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास आपका फोर्थ। तो हमने इसको 4 वर्गों में डिवाइड किया था। तो आपको बताना है कि मेरिनो जो है ये किस श्रेणी का ऊन देता है आपको, या हमने इसे किस श्रेणी में रखा है, ठीक? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर
25 पर कह रहा है कश्मीरी कढ़ाई में उपयोग होने वाला पीला रंग है। जैसे जो आपकी कश्मीर की कढ़ाई है, उसमें जो हम अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे काला, पीला, नीला, सफ़ेद, तो उनको हम ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं काला, पीला, नीला, सफ़ेद, ऐसे नहीं बोला जाता है। अब आपको बताना है कि जो पीला रंग वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, उसे कश्मीर में किस नाम से जानते हैं? क्या सफ़ेद? तो सफ़ेद को सफ़ेद कहते हैं। क्या ज़र्दा होता है या तिजोरी होती है? तो ध्यान रखिएगा जो आपका सफ़ेद है, ये तो आपका सफ़ेद ही है, सफ़ेद को हम सफ़ेद कहते हैं, जैसे अपने यहाँ व्हाइट बोलते हैं, सफ़ेद होता है आपका, वैसे वहाँ पर सफ़ेद ही बोलते हैं। लेकिन जब बात करते हैं पीले रंग की, तो पीला रंग वहाँ पर जो हमारे यहाँ पीला बोला जाता है, वहाँ पर पीले रंग को क्या बोलते हैं? ज़र्दा के नाम से जानते हैं। जबकि तिजोरी किस नाम को कहते हैं? मतलब तिजोरी किसे कहते हैं? तो जो आपका नीला रंग है, कौन-सा? नीला रंग। ये कहीं न कहीं नोट डाउन करिएगा। अलग-अलग रंगों को अलग-अलग नाम से जानते हैं, तो तिजोरी हम नीले रंग को बोलते हैं। अगर आपको वहाँ पर माँगना हुआ कि हमें नीला रंग दे दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? तिजोरी। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 26 जो कश्मीर की कढ़ाई में नारंगी रंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको किस नाम से जानते हैं? क्या उसे हम मुस्की कहते हैं, तिजोरी कहते हैं, गुलनार कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तिजोरी अभी आपने देखा नीला रंग, लेकिन जब हम बात करते हैं नारंगी रंग की, तो वहाँ पर इस्तेमाल होने वाले नारंगी रंग को हम गुलनार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गुलनार के नाम से जानते हैं, जबकि मुस्की हम काले रंग को कहते हैं। काला रंग क्या कहते हैं उसको? मुस्की के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पुराने कपड़ों का उपयोग किया जाता है कहाँ पर? बंगाल में कांथा में, पंजाब की फुलकारी में, गुजरात की पटोला में या फिर उपरोक्त सभी। तो हमें पता है कि अगर हम बात करते हैं कि कहाँ पर पुराने कपड़ों का इस्तेमाल होता है, तो वो है आपका बंगाल का कांथा। जब बंगाल का कांथा की बात आती है, तो उसमें हम पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके कई चीज़ें बनाते हैं, जैसे सुजनी, दुर्जनी, थैला जो होता है वहाँ पर, टिकोज़ी और कई चीज़ें बनाते हैं। तो वो वहाँ पर कैसे कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं? पुराने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 नाम आया सुजनी, नाम आया दुर्जनी। ये क्या है? दुर्जनी। कांथा, लेप कांथा, और कांथा, आरसी लता, इन सब का संबंध किससे होता है? नाम हमने लिखा है 4, लेकिन ध्यान रखिएगा हमने और भी 2-3 नाम बताए हैं, तो उनको भी ध्यान रखिएगा। कहाँ के हैं? पंजाब के हैं, बंगाल के हैं, बिहार का है या फिर उत्तर प्रदेश का है। तो ये सारे के सारे अगर कुछ नहीं याद आ रहा था, तो कांथा नाम से आपको पकड़ना था कि ये बंगाल का कांथा होता है। कहाँ का? बंगाल का कांथा होता है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। दुर्जनी का आकार होता है, दुर्जनी आप सभी ने पढ़ा है। इसका आकार कैसा होता है? क्या ये गोला होता है, मतलब गोलाकार होता है, वर्गाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब आप बात करते हैं दुर्जनी की, तो दुर्जनी क्या है? दुर्जनी का आकार जो होता है वो वर्गाकार होता है। ठीक? कैसा होता है? अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि दुर्जनी का जो आकार है वो वर्गाकार है। क्या आप हमें ये बताएँगे कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या जैसे ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर जो हमारी ये प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, हमारी पवित्र पुस्तकें हैं, पवित्र कहना है, जैसे गीता हो गया, भागवत हो गया, मतलब भगवद गीता की बुक हो गई, रामायण की पुस्तक हो गई, इन सबको रखने के काम में आता है या फिर हम और कुछ रखने के काम में इसको इस्तेमाल करते हैं या ये फिर तकिए का गिलाफ है या फिर कुछ और है ये? क्या चीज़ है मतलब ये जो दुर्जनी है? हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, उम्मीद है कि इसका आंसर आप ज़रूर देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 बताना है आपको, नाम है आपके सामने रासमंडल, समुद्र मंथन, अष्टनायिका, ये सब आपको कहाँ की कढ़ाइयों में देखने को मिलता है?
जब आपने पढ़ा था तो हमने आपसे ये बताया था कि ऐसे हम नमूने बनाते हैं कि हमारी पूरी की पूरी साड़ियों पर जो कढ़ाइयाँ की जाती हैं उसमें हम रासमंडल दर्शाते हैं, हम उसमें समुद्र मंथन दर्शाते हैं, अष्टनायिका दर्शाते हैं। तो ये किसमें होता है? क्या फुलकारी में होता है, चिकनकारी में होता है, चंबा कढ़ाई में होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? चंबा, जब हम बात करते हैं चंबा कढ़ाई की, तो चंबा कढ़ाई में ये नमूने आपको देखने को मिलते हैं। मतलब जो आपकी साड़ियाँ होती हैं, जैसे हमारी जो साड़ियाँ हैं, ऐसे हैं साड़ियाँ। अब आपने देखा होगा ऐसे-ऐसे फूल बने होते हैं ना? कुछ गोल-गोल फूल बने होते हैं, लंबे-चौड़े जैसे भी होते हैं। तो जो हमारी साड़ियाँ होती हैं, उसपे हम पूरे के पूरे साड़ियों में रासमंडल, समुद्र मंथन, अष्टनायिका ऐसे चीज़ों को हम दर्शाते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कर्नाटक की कसूती में किस धागे का उपयोग किया जाता है? कर्नाटक की कसूती प्रसिद्ध है, ये आप जानते हैं। तो इसमें क्या हम सूती धागे का उपयोग करते हैं? इसमें क्या हम रेशमी धागे का उपयोग करते हैं? ऊनी धागे का उपयोग करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? कसूती का मतलब क्या था? कसूती मतलब आप हाथ से कढ़ाई कर रहे थे इसमें, है ना? हाथ के द्वारा सूती रेशों से हम कढ़ाई कर रहे थे। तो कर्नाटक की कसूती में कढ़ाई के लिए आप किस धागे का इस्तेमाल करते हैं? सूती धागे का। क्योंकि जब हमने इसको पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि कसूती को हमने 2 पार्ट में देखा था। एक था आपका अर्थात हाथ से कढ़ाई कीने करने वाली और सूती का मतलब था सूती। ये जो सूती धागा है उससे हम कढ़ाई कर रहे थे। अर्थात ये जो कर्नाटक की कसूती है ये आपके हाथ के द्वारा की जाने वाली कढ़ाई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 चंद्रकला नाम आप सभी ने सुना है। चंद्रकला साड़ी में किस रंग की रेशमी साड़ी पर सूती कढ़ाई की जाती है? इस क्वेश्चन से आपको 2-3 बातें समझ में आई। क्या? एक तो जो आपकी चंद्रकला साड़ी है, ये आपकी रेशमी साड़ी है। रेशमी साड़ी पर कसूती कढ़ाई करते हैं, ठीक? अब ये किस रंग का होता है? क्या ये पीले रंग का है, काले रंग का है, नीले रंग का है या फिर सफ़ेद रंग का है? तो ध्यान रखेंगे जो हमारा चंद्रकला साड़ी है, चंद्रकला साड़ी में काले रंग की रेशमी साड़ी पर कसूती कढ़ाई की जाती है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 बताना है आपको पौराणिक कथाओं का चित्रण देखने को मिलता है किसमें? कसूती में, पश्मीना में, फुलकारी में या फिर चिकनकारी में? अभी-अभी आपने एक क्वेश्चन पहले देखा था, वो जो आपने बात की थी, जैसे जो हम रासलीला की बात करते हैं, पूरे के पूरे साड़ियों पर हम कृष्ण लीला का वर्णन करते हैं। तो ये ऐसे कुछ ऐसे पौराणिक कथाएँ होती हैं, तो इन पौराणिक कथाओं का चित्रण आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है कसूती में और अभी-अभी आपने थोड़ी देर 1 या 2 क्वेश्चन पहले कुछ पौराणिक कथाओं का नाम भी सुना था, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कसूती में प्रयोग होने वाला टाँका नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कसूती में हम 4 टाँकों का उपयोग करते हैं, राइट? क्या गवंती नहीं है, मुर्गी नहीं है, नेगी नहीं है या फिर फंदा नहीं है? कर्नाटक की जो कसूती है उसमें हम क्या-क्या प्रयोग करते हैं? गवंती का उपयोग करते हैं, मुर्गी का उपयोग करते हैं, नेंगी का उपयोग करते हैं, लेकिन फंदा उसमें इस्तेमाल नहीं होता है। फंदा आपने किसमें सुना था? जब आपने चिकनकारी की बात की थी, तो उसमें हमने बात किया था फंदा का। अब ये बताइए कि जो फंदा था, क्या ये चपटा प्रभाव दे रहा था या फिर उभरा? और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये जो कर्नाटक की कसूती में 4 कढ़ाई या 4 टाँकों का हम इस्तेमाल कर रहे थे, 3 तो आपके सामने है गवंती, मुर्गी, नेगी। चौथा कौन-सा है एक बार आप हमें बताइएगा। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, अभी हमने आपको पहले ही बता दिया। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पर। अभला भारत नाम आप सबने सुना होगा। इसमें किसका काम होता है? क्या सोने का काम है? क्या चांदी का काम होता है? मोती का काम होता है या फिर शीशे का काम होता है?
तो जब हम बात करते हैं अबला भारत की, तो इसमें हम शीशे का काम होता है। अबला भारत, मोती भारत, हीर भारत, ये सारे नाम आपने सुन रखे हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। आप हमें ये बताइए कि जो आप इसी में एक नाम सुनते हैं, किसमें सुनते हैं? जरदोजी और एक नाम क्या था? एक आपका था, एक था जरदोजी और एक था कामदानी शायद। हाँ, ऐसे कुछ नाम था। तो आप ये बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि राजस्थान के 2-3 ऐसे नाम और हमें बता दीजिए, ठीक? जैसे अभी हमने आपको बताया अबला भारत। इसी के साथ-साथ आप हमें ये बताइए, हीर भारत जो है या मोर्ची भारत राजस्थान के किस ज़िले में होता है? जयपुर में या फिर आपका कहीं और होता है? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 35। और ये जो आपसे छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने थ्योरी की क्लासेस ली हों, ठीक? तभी आप इन चीज़ों का आंसर सही से कर सकते हैं। जौहरी भूमि किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को, बिहार को, पंजाब को या फिर मणिपुर को? जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना जौहरी भूमि, वैसे ही लीनन की भूमि कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद है कि आप में से सभी लोग सही आंसर देंगे। तो जो जौहरी भूमि है, जौहरी भूमि हम किसे कहते हैं? तो जो आपका मणिपुर है, मणिपुर को हम जौहर की भूमि के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37। जापान का पारंपरिक कपड़ा है, क्या है? सुगड़ी है, किमोनो है, बांधनी है या फिर इनमें से कोई नहीं? अच्छा, हम भारत के परंपरागत वस्त्र पहनते हैं और एक आपका ऐसा वस्त्र है एक स्थान का जिसे हम पढ़ते हैं, जैसे कि ये जो आपका जापान है, जापान के कई ऐसे पारंपरिक वस्त्र हैं जिनको हमें पढ़ना होता है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक? बाकी अब तो जैसे अमेरिका हो गया, मिस्र हो गया, चीन हो गया, इन सब के आपसे जो पारंपरिक वस्त्र हैं नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जापान से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे, आप उसे कहीं न कहीं नोट डाउन करिएगा, ठीक? तो जो जापान का पारंपरिक वस्त्र है, उसे हम किमोनो के नाम से जानते हैं। ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 38। गुजरात की पटोला में किसे रंगा जाता है? जैसे जो गुजरात का पटोला है, उसमें हम किसे रंगते हैं? ताना रंग देते हैं, ताना अर्थात जो लंबाई का धागा है, या फिर हम बाना रंगते हैं, जो आपका भराई का धागा है या जो क्षैतिज धागा है, या फिर ताना बाना दोनों को रंगते हैं या किसी को नहीं रंगते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जब हम गुजरात के पटोला की बात करते हैं तो इसमें हम ताना और बाना दोनों को रंगते हैं, ठीक? इसी से संबंधित एक क्वेश्चन अभी आपको और मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 39। इक्कत का संबंध है, कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, पंजाब से है या फिर उड़ीसा से है? इक्कत आप सभी ने नाम सुना होगा, इसका संबंध कहाँ से है? उड़ीसा से है, ठीक? जैसे जैसे आपका अ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाद में आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। ओडिशा में बनाए जाने वाले इक्कत में रंगा जाता है। जैसे आपने देखा था पटोला में हम क्या करते हैं, तो ताना बाना दोनों रंगते हैं। तो जैसे हम जो है गुजरात का जो पटोला है, उसे हम ओडिशा में किस नाम से जानते हैं? एक बार आप कमेंट करके बताएँगे कि ओडिशा में हम उसे किस नाम से जानते हैं। बाकी अगर जब हम बात करते हैं इक्कत की, तो इसमें हम क्या ताना रंगते हैं, बाना रंगते हैं, ताना बाना दोनों रंग लेते हैं या फिर ताना या बाना में से किसी एक को रंगते हैं? इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जब हम पटोला की बात करते हैं तो उसमें ताना बाना दोनों को रंगते हैं, लेकिन जब हम इक्कत की बात करते हैं तो इसमें ना तो हम ताना बाना दोनों को नहीं रंगते हैं, रंगते क्या है? चाहे हम ताना को रंग लेंगे या फिर हम बाना को रंग लेंगे, मतलब दोनों में से किसी एक को ही हम रंगते हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। महाराष्ट्रीय चंदेरी साड़ियाँ होती हैं। चंदेरी साड़ियाँ कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की हैं। ये कितने मीटर लंबी होती हैं? 5, 9, 12 या फिर 15? तो जो हमारी
ये महाराष्ट्र की चंदेरी साड़ियाँ हैं, ये आपकी 9 मीटर की होती हैं और अभी स्टार्टिंग में ही हमने कुछ ऐसा ही प्रश्न आपसे किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। किसमें पल्लू और बॉर्डर को अलग से जोड़ा जाता है? किस कढ़ाई में या किस पारंपरिक वस्त्र में आपका जो पल्लू है और जो बॉर्डर है, वो अलग से जोड़ा जाता है? क्या बालूचरी साड़ी में, पीताम्बरी में, चंदेरी में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम बात करते हैं पल्लू और बॉर्डर दोनों को अलग-अलग जोड़ने की, तो ये जोड़ते हैं हम कहाँ पर? पीताम्बरी में। कहाँ पर जोड़ते हैं? पीताम्बरी में जोड़ते हैं। ठीक? ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। मुगल काल का प्रभाव देखने को मिलता है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था, बट कोई एक भी ऐसा कोई बच्चा नहीं था जिसने आंसर दिया हो। जब हमने भारत के परंपरागत वस्त्र पढ़े थे, तो क्या हमने आपको ये बताया नहीं था कि किस कढ़ाई में आपको मुगल काल का प्रभाव देखने को मिलता है? जैसे फूल सूंघती बेगम, हुक्का पीता सामंत, ये एग्ज़ाम्पल भी आपको लिखाए थे हमने। तो क्या आपको याद नहीं आया? जब हम बात करते हैं मुगल काल के प्रभाव की, तो क्या आपको ये गुजरात के पटोला में देखने को मिलता है? या फिर बालूचरी की साड़ियों में देखने को मिलता है, पंजाब की फुलकारी में देखने को मिलता है या फिर पीताम्बरी में देखने को मिलता है। जो आपका मुगल काल का प्रभाव है, वो आपको बालूचर की साड़ियों में देखने को मिलता है। कहाँ पर? बालूचर की साड़ियों में देखने को मिलता है। बड़ा साधारण सा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। चंदेरी साड़ियों का संबंध है, कहाँ से है? क्या ये गुजरात से हैं? क्या ये आपकी मध्य प्रदेश की हैं या फिर उत्तर प्रदेश की हैं या बिहार की हैं? तो चंदेरी साड़ियाँ, चंदेरी जो साड़ी है, एक देखिए एक आपने महाराष्ट्रीय चंदेरी साड़ी पढ़ी थी। ये जो आपकी चंदेरी साड़ी है, ये कहाँ की है? तो इसका संबंध चंदेरी साड़ी का संबंध कहाँ से है? तो ये आपके मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में भी आपके ग्वालियर में बनाया जाता है, ठीक? मध्य प्रदेश अगर ना दिया हो तो ग्वालियर ध्यान रखेंगे, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। जरी का काम किया जाता है कहाँ पर? बनारस में होता है, सूरत में होता है, अहमदाबाद में होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है कि जो ये जरी का काम किया जाता है, वो आपके अहमदाबाद, बनारस, सूरत इन तीनों जगहों पर किया जाता है, ठीक? चलिए, ये थे आपके आज के 45 क्वेश्चन। आप में से काफ़ी लोगों का आज फास्ट भी होगा और सुबह से आप लोग भक्ति में लीन हैं, ये तो हमने आपको देख ही लिया। तो पढ़ना भी ज़रूरी है, थोड़ा-सा रिवीजन करना भी ज़रूरी है। आज का तो आपका टॉपिक था भारत के परंपरागत वस्त्र। कल के टॉपिक को भी एक बार सुन लीजिए कि हम कल क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। मे बी आपके क्वेश्चनों की संख्या कल बढ़ जाए। और हाँ, एक बात मैं आपको आज ही बता देती हूँ, अगर आपकी क्लास कल 3 पीएम पर नहीं हो पाती है, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, अगर आपकी क्लास कल 3 पीएम पर नहीं हो पाती है, तो आपकी क्लास आपको मैं टेलीग्राम पर आपको बता दूँगी कितने बजे होगी, अगर नहीं हो पाएगी 3 पीएम पर तो, ठीक? क्लास आपकी होगी, कल भी होगी, हाँ, बट थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक? तो जो आपका कल का टॉपिक होगा, कल के टॉपिक में हम अभी कुछ हमारे भारत के परंपरागत वस्त्रों में करीब-करीब 8-10 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो आपके स्लीव्स हैं, जो आपके कॉलर हैं, जो आपके पॉकेट हैं, इन सब से भी संबंधित हम कल प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने थ्योरी की क्लासेस नहीं देखी है, तो एक बार देख लीजिएगा, हम इन सबको भी डिस्कस करने वाले हैं। हालाँकि मैंने आपको पॉकेट, आपको कॉलर कॉलर तो आपको अलग से पढ़ाया है, लेकिन जो आपका स्लीव्स है और जो आपका पॉकेट है, इन दोनों को मैंने सिर्फ़ क्वेश्चन के माध्यम से करवाया था। उम्मीद है कि आपने देखा होगा। अगर आप काफ़ी समय से जुड़े हैं, अगर आप नए हैं तो आपने नहीं देखा होगा। कोई नहीं, हम कल सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कुछ आपके पॉकेट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ आपके स्लीव्स हैं, कुछ पॉकेट्स हैं, सबको कल हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए हम यही इतना रखते हैं।
आप लोग जाइए, अभी शाम को भी आपको पूजा पाठ करना है, तो आज नो डाउट आज भगवान जी का दिन है, बट थोड़ी-सी पढ़ाई करना ज़रूरी है, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी? और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन आपसे हम बीच-बीच में पूछते हैं, उसका आंसर ज़रूर दिया कीजिए और अगर आप आंसर नहीं देते हैं, तो कम से कम नोटबुक में आप नोट डाउन कर लिया कीजिए। क्यों क्वेश्चन हम पूछते हैं? और क्यों आपसे हर दिन ये बोलते हैं कि आप पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, ताकि जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, नहीं आते हैं, आप उन्हें कहीं न कहीं नोट डाउन कर लिया करें। इतना ज़्यादा अपने हाथों को सुकुमार मत बनाइए। अपने हाथों को भी थोड़ा-सा तकलीफ दीजिए, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो बाद में, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।